हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, यानी कि अपन इस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यानी कि अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर रिवॉल्यूशंस के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट समझ लिया था, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो समझ लिया था। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार इसको रीड करते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:4:3, यानी तीन पार्टनर है और इनका रेशियो जो दे रखा है 5:3 दे रखा है। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट। इनकी 31 मार्च 2023 में बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे, जर्नल रिजर्व दे रखा, कैपिटल दे रखी है ए बी और सी की। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, ये इनके बैलेंस दे रखे और दोनों साइड का टोटल 10,30,000 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। देखो 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है और जैसे ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया 4:3:2। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो लिखा है इन्होंने। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड। अब इन्होंने इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या करा, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया है। लिखा हुआ फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब इन्होंने फर्नीचर को 80% वैल्यू पे लिया है, केवल उसकी वैल्यू जो मानी वो 80% मानी है फर्नीचर की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट ₹4 लाख। इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को 4 लाख पे वैल्यूड किया है, 4 लाख पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी कि स्टॉक को एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, 20% से इंक्रीज करना है। एंड लिखा हुआ है क्रिएट पीबीडी फॉर 10,000 ऑन डेटर, और डेटर पे आपको पीबीडी बनाना है 10,000 रुपीस का, ये दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय ₹3,000। आपको आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस इन्होंने इंक्रीज करे 3,000 रुपए से। ऐसा इन्होंने कब करा है, जब इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करे। तो जब चेंज करे तो ये कुछ पॉइंट इन्होंने इसके अंदर लिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो लिखा है पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टरनेट वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो दो चीज होती है, दो चीज का क्या मतलब होता है, जो भी इन्होंने रिवैल्यूएशन किया है, एक तो उसको बैलेंस शीट के अंदर लेके आए, जो भी कुछ चेंजेस करें उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, लेकिन बिना चेंज किए इनकी कैपिटल पे इफेक्ट आपको डालना, बिना चेंज किए। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने, ये सारे पॉइंट फॉलो करने, और लेकिन इनकी वैल्यूज में बिना चेंज कुछ किए इनकी कैपिटल को सही रखना है, मेंटेन करना। ठीक है, इन्होंने लिखा है पार्टनर्स एग्रीड दैट द अल्टरनेट वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब कोई भी आपको अल्टरनेट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, मतलब ये जो इंक्रीज डिक्रीज जो भी पॉइंट हो रहे हैं उनको आपको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं कराना, उनको ओल्ड फिगर पे ही रखना है। तो ओल्ड फिगर पे रखेंगे तो भाई फिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन तो अपन बनाएंगे, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा ना उसको पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर देंगे, वही गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर्स में इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और बाकी की जो ओल्ड फिगर है उसको एज इट इज लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, और इन्होंने ये भी बात बोली है कि आपको जो जनरल रिजर्व है ना उससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जनरल रिजर्व ये भी मेंटेन रखना है। तो लेकिन इसका भी जो इफेक्ट है वो भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आना चाहिए। बात समझना, यानी कि कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, ओल्ड वैल्यूज है उनको ओल्ड पे ही रखना है। तो फिर करना कैसे, तो इसका अभी अपन सॉल्यूशन लेंगे, जब और समझ में आएगा। इसके सारे जो इफेक्ट है ना वो इनके कैपिटल अकाउंट में हिट होने चाहिए, वही गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। बात समझ आ रही है। उसके अंदर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव आल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। एक तो अपन को क्या करना है, एक तो जर्नल एंट्री करनी है सिंगल, कि मतलब क्या क्या इफेक्ट होंगे वही गेनिंग रेशियो में और सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर, और अपने को रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसमें तो ये बोला है। देखो अपन पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के बाद अपन बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल के बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, तो जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने जो ये बात बोली है यहाँ पे कि आपको जो एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पोस्ट करनी है, उसका क्या मतलब है, तो उसको जरा समझना। वो इसलिए बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट पे कोई भी इफेक्ट करे बिना एक एंट्री के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है, वो भी सैक्रिफाइस रेशियो में और गेन रेशियो में। वो इसलिए करना है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है कि जो भी ये वैल्यूज का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं असेट्स लायबिलिटी के अंदर, उसको मैं बैलेंस शीट में नहीं लेके आना।
तो बिना बैलेंस शीट में लाए कैसे चेंज करते हैं उसको आज अपन सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर अपन ने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, कुछ भी बात नहीं कहती, रिवॉल्यूशन बनाओ, रिवॉल्यूशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स के बाद बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में जो कुछ चेंज हुआ था वो सबका सब अपन ने लिया था। यहाँ पे बिना चेंज करे और इफेक्ट करके लेके आना है। तो आज इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले इसको एक वर्किंग नोट के तौर पर समझना कर क्या रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वर्किंग नोट को जरा समझने की कोशिश करो। इफेक्ट क्या है, एक सिंगल एंट्री का अपन इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा, जैसे एक साइड लिख रहे हैं अपन डीआर और एक साइड लिख रहे हैं अपन सीआर। ये एक वर्किंग नोट है सिर्फ इफेक्ट लाने के लिए, इसको अच्छे से समझना। ये डीआर है, ये सीआर है, ठीक है। अपन को पता है जब हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो रिवॉल्यूशन सीआर होता है, और असेट डिक्रीज होती है तो रिवॉल्यूशन डीआर होता है। दो चीज, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो रिवॉल्यूशन डीआर होता है, और लायबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होती है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है। तो अपने को तो इसने एक सिंगल लैंग्वेज में भी अपन ने बताया था कि प्रॉफिट के केस में रिवॉल्यूशन सीआर और लॉस के केस में रिवॉल्यूशन डीआर, ठीक। अब जरा देखते हैं, इन्होंने बोला फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अब जरा देखना, फर्नीचर है 60,000 का और 80% इट्स वैल्यू पे इसे ले रहा है। अपने को पता है कि इसमें 20% की वैल्यू डाउन हो गई, 20% की, तो ये लॉस है क्योंकि असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, फर्नीचर 60,000 का 20% लेंगे, क्योंकि 80% पे तो मेंटेन ही करनी है, तो 20% तो अपनी डिक्रीज हो गई ना, तो 60,000 का 20% लेंगे तो 12,000 होता है। तो रिवॉल्यूशन लॉस के केस में होता है जी डीआर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो एंट्री भी अपन को पता है इसकी क्या पोस्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 20% वैल्यू डाउन हो गई। इन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख। इन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 4 लाख पर वैल्यूड करना है, 4 लाख पर। जरा यहाँ पे देखना, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 की दे रखी है और इन्होंने बोला कि इसको 4 लाख पे मेंटेन करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी लॉस है 20,000 का। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दे रखी है इसकी बुक वैल्यू 4,20,000 और इन्होंने जो वैल्यूड करी है वो करी है 4 लाख पे। इसका मतलब 20,000 का लॉस है, तो ये भी डीआर हो गया, 20,000 का लॉस। दो पॉइंट समझ में आ गए आपको अच्छे से। पॉइंट नंबर 30 की बात करते हैं, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज मतलब भी इंक्रीज करना, अब मतलब भी इंक्रीज करना होता है बाय 20%। और बाय और टू अपन ने दोनों चीजें बताई थी। बाय मतलब तो होता है से, मतलब इतने परसेंट से इंक्रीज करना है, टू मतलब होता है इतने तक अपन को इंक्रीज करना है, टू मतलब। लेकिन यहाँ पे बाय लिख रहा है तो 20% से इंक्रीज करना है स्टॉक। स्टॉक दे रखा है 3 लाख का, 3 लाख का अगर अपन 20% इंक्रीज करेंगे तो 60,000 होगा। असेट्स बढ़ रही है, एंट्री पोस्ट होगी स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा ना, तो 60,000 से क्रेडिट हो गया। ये बात समझ में आ गई, 3 पॉइंट अच्छे से। और उन्होंने कहा एंड क्रिएट पीवीडी फॉर 10,000 ऑन डेटर। डेटर पे 10,000 का पीवीडी अगर अपन क्रिएट करेंगे तो वही बात है, अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन, ठीक है। तो अपने लिए लॉस है, यानी कि रिवॉल्यूशन में डीआर हो जाएगा, तो 10,000 का अपन ने यहाँ पे पीवीडी का ले लिया। बात समझ में आ रही है, यानी कि अपन ने क्या करा, फर्नीचर का ले लिया 12,000, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने प्लांट एंड मशीनरी का 20,000 ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। और ये पीवीडी का ले लिया, ठीक है। ये अपन ने स्टॉक का ले लिया, ठीक, ये अपन ने करा। उसके बाद उन्होंने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 3,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 से इंक्रीज करना है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट, यानी कि डेबिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से इन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला है, तो अपन ने 3,000 से इंक्रीज करना, ठीक है। ये चार पॉइंट अपन ने ये लिख लिया। इन सारे आइटमों से तो डेबिट हो गया रिवॉल्यूशन, और इससे हमारा क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली इसका बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखो 60,000 का सीआर बैलेंस है, उसमें से अगर अपन 12,000 लेस करा दे, 20,000 लेस करा दे, 10,000 लेस करा दे और 3,000 लेस करा दे, तो 15,000 का इसमें प्रॉफिट आ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 15,000 का सीआर बैलेंस ज्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट ढंग से समझना अच्छे से, 15,000 रुपए का रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट सीआर 15,000। पॉइंट पर समझ में आया, मतलब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो वहां से भी ये 15,000 आएगा। ये मैंने ऐसे बना दिया एक रफली, यानी ये सीआर और ये सारे के सारे डीआर। तो वही आप इसमें से लेस कराओगे तो यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये रिवॉल्यूशन का सीआर बैलेंस 15,000। ये एक सिंगल एंट्री की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कि यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री, एक पोस्ट करनी सिंगल जनरल एंट्री। तो उसके लिए अपन इसको बता रहे हैं, ये डीआर और सीआर से रिवॉल्यूशन का सीआर बैलेंस बच रहा है 15,000 का। पॉइंट फर्स्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इन्होंने आगे बोला पार्टनर ने एग्रीड तो कर लिया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि जनरल रिजर्व को भी डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन उसका इफेक्ट तो आना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, 75,000 का। तो एक काम करते हैं, रिवॉल्यूशन का तो सीआर बैलेंस है ही है, तो जनरल रिजर्व का भी सीआर होता है, इसको भी ऐड कर लेते हैं 75,000 का। ये दो पॉइंट आपको बात समझ में आई, एक तो रिवॉल्यूशन का सीआर बैलेंस और एक जो जनरल रिजर्व में भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तो एक जनरल रिजर्व भी ले लीजिए यहाँ पे।
क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उन्होंने कहा करना ही नहीं है ऐसा, डिस्टर्ब नहीं करना, मेंटेन रखना है, तो इसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए सिंगल एंट्री के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो 15,000 का तो एक तो रिवैल्यूएशन और ये 75,000 का जनरल रिजर्व। कोई अगर लॉस भी होता तो वो यहाँ लेस हो जाता, प्रॉफिट सारे ऐड हो गए, और अगर कोई लॉस होता असेट साइड तो वो लेस हो जाता, लेकिन यहाँ पे लॉस वगैरह कुछ है नहीं है, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, एक जनरल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये होता कि मान के चलते रिवैल्यूएशन में अभी तो चलो प्रॉफिट आ रहा है, रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आता तो क्या करते? तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस तो डीआर होता और जनरल रिजर्व तो ये लिखते ही लिखते, तो इसमें से उसको अमाउंट को लेस कर देते, जो अमाउंट आती फिर उसका अपन एडजस्टमेंट करते अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आता तो। भाई जनरल रिजर्व 75,000 ये तो ऑब्वियसली हमारा रिजर्व होता है, तो प्लस बैलेंस ही रहेगा, इसमें से अगर लॉस आता बाई चांस यहाँ पे डीआर बैलेंस होता तो हम लेस करा देते 75,000 में से 15,000, तो 60,000 का एडजस्टमेंट कर लेते, लेकिन अभी तो प्रॉफिट है यहाँ पे भी, तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोनों में? यानी इसका भी प्रॉफिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, और जनरल रिजर्व तो वैसे ही प्लस होता है, तो ये दोनों अपन ने क्या करा? ऐड कर दिया जी 90। बात समझ में आ रही है अच्छे से? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन का बता दिया और एक अपन ने जनरल, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे लॉस होता तो उसे माइनस करा, P&L का डीआर बैलेंस होता है या कोई अदर फिक्टिशियस असेट्स होती तो वो माइनस हो जाती। अभी 90,000 का एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब इसको सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो से एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको पोस्ट करना है, जरा समझ लेते हैं। देखो पहले अपन बात करते हैं, तीनों पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अपने को पता है कि ओल्ड में से न्यू लेस कराएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये रहा 5 और 4 9 और 3 12, तो 5/12, 4/12 और 3/12, ये इनका ओल्ड रेशियो, ठीक। ये तो ओल्ड रेशियो 5:4:3, और इनका जो न्यू रेशियो 4:3:2 है, तो 4/9, 3/9 और 2/9, ठीक है। ये अपन ने ले लिया, बात समझ में आ गई आपको? ठीक, ये अपन ने ले लिया। अगर अपन इसके एलसीएम की बात करें तो 12 अपन तो क्या करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई सीधे 9 से कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए 12 × 9 तो ये आ जाएगा जी 108, 108, 108, ठीक है। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, 12 से ये 9 बार जाएगा, 9 5 45 होते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा माइनस के 3/108, ठीक है। अपन इसका एलसीएम लेंगे तो 108 वही 12, 9 जा 9 4 जा 36, और 9 से 12 जाएगा, 12 3 36, इसका मतलब 0/108, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 12 9 जा, ठीक है, और 9 3 27, और ये जाएगा 12 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 3/108। ये एलसीएम ले लिए। अब जरा ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करना, ओल्ड में से अपन ने न्यू लेस कराया है, तो यानी कि इसका जो माइनस में आया है, इसका जो माइनस में है, इसको तो रखिए, क्योंकि अपन ने बताया था जिसका माइनस में आएगा उसको गेन होगा, और इसका जो आ रहा है इसका प्लस में आ रहा है, इसका हो रहा है सैक्रिफाइस, और इसका मतलब बी ने तो कुछ भी नहीं किया, ना इसको गेन है ना इसको सैक्रिफाइस, इसका तो जो ओल्ड रेशियो था वो इसका न्यू रेशियो है, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस हुआ है तो ए को तो गेन और सी को सैक्रिफाइस। अब होगा क्या, जिसको सैक्रिफाइस होता है उसको मिलता है और जिसको गेन होता है वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक एंट्री पोस्ट करनी है 90,000 के लिए, ठीक। 90,000 के लिए एंट्री पोस्ट करेंगे, देख लो एक मिनट। पहले अपन क्या करेंगे, 90,000 का 3/108 करेंगे, ठीक है। 90,000 × 3 डिवाइडेड बाय 108, ये आएगा आपका 2500, 2500, यानी कि ए तो देगा 2500 और सी को ये मिलेगा, बस एक 2500 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, और इसमें ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसे सिंगल एंट्री बोलते हैं। सबसे पहले क्या करा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाला, उसके बाद फिर जो भी जनरल रिजर्व वगैरह था वो अपन ने ऐड कर लिए, टोटल कर लिए 90,000, डन। 90,000 के बाद अपन ने एक रेशियो निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, तो एक को गेन हुआ एक को सैक्रिफाइस हुआ, तो लेकिन देखो ना गेन और सैक्रिफाइस बराबर होते हैं, जितना जो सैक्रिफाइस करेगा उतना ही दूसरे को गेन होगा, तो यहाँ पे माइनस के 3/108 आ रहा है, तो ए का तो ये तो हो गया इसको गेन और इसको हो गया सैक्रिफाइस, यानी ए देगा, ठीक है। तो 90,000 का 3/108 करा तो 2500 आया, तो ये ए तो देगा क्योंकि ए को गेन हुआ है, और किसको मिलेगा सी। इसकी एक सिंगल एंट्री जरा समझ लेते हैं क्या एंट्री पोस्ट होगी। इसकी एंट्री पोस्ट होगी आपकी यहाँ पे इज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, केवल 2500 से, बस एक ये 2500 रुपए से एक एंट्री पोस्ट करनी है, इज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। इसे बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल यानी जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो भी आपने रिवैल्यूड करी है एसेट, जो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, उन सबको ऐड कर लो,
ठीक है, ऐड करने के बाद ये जो टोटल है ना, उसके बाद इसका सैक्रिफाइस रेशियो गेन रेशियो निकालो और उसका मल्टीप्लाई करके जो 90,000 है उसका 3/108 निकाला, 2500 का नेट एडजस्टमेंट है, नेट। अब करना क्या है, इसमें बी का तो कोई लेना देना ही है नहीं है, क्योंकि उसको तो जितना उसका ओल्ड रेशियो था उतना ही उसका न्यू रेशियो है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट ये रहेगा कि ए तो गेन में गया तो ए तो की कैपिटल हो जाएगी डी आर, और सी को सैक्रिफाइस होता है उसकी कैपिटल हो जाएगी सी आर। जिसकी कैपिटल, जिसको सैक्रिफाइस होता है उसकी कैपिटल सी आर करते हैं और जिसको गेन होता है उसकी कैपिटल डी आर। तो ए को गेन होना है तो इस कैपिटल अकाउंट डी आर टू सी। ये एक सिंगल एंट्री है जो कि इन्होंने बोला था पार्ट, यहां पे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, यानी इन सब का पूरा जो भी इफेक्ट हुआ उसकी एक सिंगल एंट्री में आप इसको कर दो। तो ये सिंगल एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डी आर टू सी कैपिटल अकाउंट 2500। आई होप ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट लॉस लेके अपन ने 15,000 का प्रॉफिट आया था, जनरल रिजर्व के प्रॉफिट है वो 75,000 लिख दिया था और उसके बाद अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, न्यू यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो गेन रेशियो निकाला, तो ए को तो हो रहा है गेन और सी को हो रहा है सैक्रिफाइस, उसकी एंट्री कर दी यहां पे 2500 से। इसे कहते हैं सिंगल एंट्री नेट इफेक्ट है, ये सिंगल एंट्री है और जो भी इसका इफेक्ट था ना वो एक सिंगल एंट्री के अंदर हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई अच्छे से? अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं इसी एंट्री के थ्रू, यानी ए कैपिटल अकाउंट टू सी, इसी को अपन क्या करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे और एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जिस भी पार्टनर को सैक्रिफाइस गेन हुआ, वो सब एक सिंगल एंट्री के थ्रू हो गया। बात समझ में आ रही है? अब जरा देख लेते हैं इसको एक बार। अब इसका है ना, एक बार अपन क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो समझ में आ जाएगा, वैसे तो रफली तो अपन ने बनवा ही दिया। अब जरा देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो अब जरा एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है उसे देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट था फर्नीचर भी टेकन 80% बुक वैल्यू पे लेना है, 80% है, इसके मतलब 20% का लॉस था, तो अपन ने बता दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट एंट्री करी थी 12,000। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यूड करा था 4 लाख पे, और 4,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू करके 20,000 से ये भी लेस हो गया था, तो टू प्लांट एंड मशीनरी ये अपन ने कर दिया थी 20,000 से। ठीक है, ये अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 20% से, मतलब बढ़ाना है, तो 3 लाख का 20% अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो बाय स्टॉक, क्योंकि एंट्री अपने को पता है स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय स्टॉक हो गया 60,000 से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा यहाँ पे कि पीवीडी को क्रिएट करना है 10,000 ऑन डेटर, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 2 पीवीडी, क्योंकि प्रोविजंस वगैरह बनते हैं तो रिवैल्यूएशन में डीआर होता है। एंट्री पोस्ट हो गई पीवीडी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 2 पीवीडी, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में 2 पीवीडी 10,000 का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 से, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 का, ये अपन ने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से अपन यहाँ से सारा लेस करेंगे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपन ने लिख दिया 15,000 का आ रहा था, दोनों साइड से 60,000 और दोनों साइड से यहाँ पे 60,000। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट था जो कि अपन ने कर लिया। एंट्री भी आनी चाहिए, देखो कई बार होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ना पूछ के वो एंट्री पूछे, तो एंट्री भी आनी चाहिए। ठीक, तो ये अपन का 50,000 का तो आ गया था प्रॉफिट, लेकिन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल एंट्री से नेट इफेक्ट लेके तो आ गए थे। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कराया था, 2500 का आया था ना नेट इफेक्ट। कैसे आया था कि अपन ने एक तो 15,000 रुपए का तो ये प्रॉफिट ऐड किया था, और एक अपन ने 75,000 का जनरल रिजर्व ऐड किया था, तो टोटल 90,000 आ गया था। 90,000 का अपन ने निकाला था 3/108, 2500 आया। बात आ रही है समझ में, कोई इशू? ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, उसको भी आप देख लो एक बार। तो एक बार इसका कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। जितने पार्टनर है अमाउंट के उतने कॉलम बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन कॉलम में, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम में। ठीक है,
ए बी सी, ए बी और सी, पर्टिकुलर देन पर्टिकुलर। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लो 4 लाख 3 लाख और 2 लाख, और बैलेंस शीट का टोटल भी यही आएगा। बैलेंस शीट के टोटल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि अपन को कोई भी फिगर को चेंज नहीं करना है। तो जो भी फैक्ट आएगा वो सीधे सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। कैपिटल के अकाउंट के बैलेंस चेंज होंगे लेकिन टोटल फिर भी 10,30,000 ही आएगा, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 4 लाख 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। ये इनका बैलेंस लिखा। उसके बाद हमने क्या करा, एक नेट इफेक्ट की एंट्री करी थी 2500 की। उसको जरा सुनो, अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पोस्ट करी थी 2500 से, 2500 रुपए से, यानी कि ए को तो गेन हुआ था और सी को सैक्रिफाइस हुआ था। ये है जी 2500 से। एक सिंगल एंट्री जो पूछी गई थी वो ये, ठीक। इस एंट्री को मैं इसमें पोस्ट करूंगा। एंट्री को पोस्ट करने का तरीका समझ लो। जब हमें ए के अकाउंट में पोस्ट करनी है, मतलब ए की कैपिटल डीआर, एंट्री डीआर साइड ही पोस्ट होगी लेकिन अपोजिट नेम से टू सीज कैपिटल। तो यहां पे लिख दिया टू सीज कैपिटल और ए के में पोस्ट हो जाएगी 2500, ठीक। पहला, जब मुझे सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करनी है तो एंट्री तो सीआर साइड ही पोस्ट होगी लेकिन अपोजिट नेम से होगी बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अपन इसके में लिख देंगे सी के में 2500, ठीक है। दो चीज समझ में आ रही है आपको अच्छे से, यानी कि ये नेट इफेक्ट है रिवैल्यूएशन का, जनरल रिजर्व का, सारे का सारे नेट इफेक्ट का एक सिंगल एंट्री करी है, ठीक है, रेशियो निकालने के बाद। उसके बाद देखो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ कंप्लीट का और जनरल रिजर्व का अपन ने कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, ये हो गए जो भी है, ठीक है। अगर इसमें गुडविल दे रखी होती तो गुडविल को अपन करते, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें कुछ है नहीं है। अब यहां पर निकालेंगे अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जरा समझ लो कैसा आएगा इसका। देखो ए में ए का 4 लाख है, 4 लाख में से माइनस करेंगे 2500, इसका बैलेंस जो आएगा 3,97,500 आ जाएगा। टोटल करेंगे 4 लाख। बी के में कुछ नहीं है, बी का 3 लाख एज इट इज आएगा क्योंकि बी के में कुछ भी नहीं है, तो 3 लाख लिख दिया। सी की अगर अपन बात करें तो 2 लाख प्लस 2500, इसका आएगा यहाँ पे 2,02,500, 2,02,500, 2,02,500 इसका आएगा। इसका 3 लाख आएगा और इसका आएगा आपका 4 लाख। ये करते ये इनकी कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल साधारण कैपिटल अकाउंट बनता है। बस इसमें एक एंट्री का, इससे पूरे क्वेश्चन में जो मेन खेल है ना वो है उस एक सिंगल एंट्री का। वो अगर एंट्री आपकी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो। बाकी देखो इसमें साफ सुथरा अकाउंट बना है। कराई क्या है, एक तो बैलेंस लिखा है, इसका ब्रॉट डाउन, उसके बाद जो एक सिंगल एंट्री करी है इसको एडजस्ट करा है, बस और कुछ नहीं करा। और उसके बाद अपन ने टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाला है, कहानी निकाला। इसके अलावा हमने कोई भी इसमें से एडजस्टमेंट नहीं करा, बस एक सिंगल एंट्री लेकिन जो एडजस्ट करवाई है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि सिंगल एंट्री के थ्रू नेट इफेक्ट लाना है, वो बन लिया। किसी को गेन हुआ था, किसी को सैक्रिफाइस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी। अब जरा एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट को, ठीक है। इसको मैं ऐसे इरेज कर दे रहा हूं, ये जो सिंगल एंट्री थी और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब जरा देखो बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में रफली बना रहा हूं, देखो ये बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखो सबसे पहले यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहे हैं आपको, सन्ड्री क्रेडिटर, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 के दिख रहे हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में जो दे रखा है अपन को तो वही लिखना है और उसके अलावा अपन कोई भी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे, जितने भी दे रखे वो एज इट इज लिखने, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें। उसके बाद अपने को जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को भी अपन को एज इट इज लिख देना 75,000 को। उसके बाद अपन को कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं और इसी को मेन समझना है आपको, ये इसमें मेन है कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन करा ए बी और सी। अब देखो ये बैलेंसेस लिखे जाते हैं, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आते हैं ना ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, मतलब क्लोजिंग नहीं, मतलब ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, सॉरी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है ये। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में ए का लिख दिया 3,97,500, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं है, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट होती है, क्योंकि ये 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस शीट इन्होंने बनाई थी और 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसको बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है, रिवाइज्ड है। तो 3,97,500 और बी का तो एज इट इज है 3 लाख, और अगर अपन सी की बात करें तो 2,02,500 है। इसका अगर अपन टोटल करते हैं तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3,97,500 प्लस 3 लाख और प्लस 2,02,500, इसका जो टोटल आ रहा है वो भी 9 लाख आ रहा है, ठीक। और जरा एक बार एक चीज चेक करो,
इनका टोटल भी देखो 9 लाख है, ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9, और इनका टोटल भी 9 लाख है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में जो नेट इफेक्ट हुआ गेन और सैक्रिफाइस का, वो इनकी कैपिटल को हिट कर रहा है। देख लो इसकी कैपिटल तो देखो डाउन हो गई और इसकी कैपिटल देख लो इंक्रीज हो गई। बात समझ आ रही? कैपिटल पे इफेक्ट आ गया ना, लेकिन और कहीं पे इसका इफेक्ट हमको नहीं डालना है। तो 9 लाख हो गया। अब देखो टोटल बैलेंस शीट का वो टोटल आ रहा है 10,30,000 का। बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, जो 1030 वो 1030 आएगा। अब जरा एक मिनट असेट्स को ये एज इट इज लिख जाएगा यहाँ पे। कैश एट बैंक एज इट इज लिखना है, जो कि दे रखा है अपने को 40,000 का, ठीक है। कैश एट बैंक अपन ने 40,000 का लिख दिया। उसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर जैसे दे रखे हैं 2,10,000 के एज इट इज लिख दिए। सन्ड्री डेटर के बाद स्टॉक लिख दिया एज इट इज, उसके बाद फर्नीचर एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक दे रखा है 3 लाख का एज इट इज लिख दिया, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं करना। और उसके बाद दे रखा फर्नीचर 60,000 का एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का 4,20,000 लिख रहा है एज इट इज लिख दिया, और टोटल आ जाएगा जी इसका 10,30,000। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था, मेन जो पूरे क्वेश्चन को कराने का जो आपको पर्पस था, वो क्वेश्चन का पर्पस ये था कि इसमें एक सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट करना था सैक्रिफाइस रेशियो से और गेन रेशियो से। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 15,000 का, एक तो अपन ने वो ऐड करा, और एक जो ये प्रॉफिट दे रखा जनरल रिजर्व एक ही ऐड करा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 90,000 का टोटल था। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस, सॉरी ओल्ड में से न्यू लेस करके सैक्रिफाइस और गेन रेशियो जो निकाला, उसके थ्रू एक सिंगल एंट्री पोस्ट करी थी 2500 की, जिसमें हो क्या रहा था, सी को तो हुआ था इसमें सैक्रिफाइस और एक हुआ था गेन। बात समझ में आ गई? एंट्री क्या पोस्ट करी थी अपन, एज कैपिटल अकाउंट डीडीआर टू सीज कैपिटल, और उसको एंट्री को पोस्ट करने का तरीका, क्योंकि आपको एंट्री भी आती है लेकिन आपको पोस्ट करने में थोड़ी गलती हो गई तो क्वेश्चन में गलत, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस सिंपल तरीका एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर देखो क्वेश्चन का एक बार रिवीजन जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं इसमें लेक्चर में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को अगर आप करते हो तो पूरा क्या चैप्टर रिवाइज हो जाता है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक वाइज ही पॉइंट लिए जाते हैं, तो जिससे क्या होता है एक चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तो हम सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।